हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कि यूपी टेट से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझते हैं। उसमें से पहला प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में कौन सी संरचना त्रिगुणित है। तो इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं। दो ही चीज़ें उसमें टिपिकल दी हुई हैं, आवृतबीजी पौधे और त्रिगुणित। ये दोनों इम्पोर्टेंट और इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आवृतबीजी होता क्या है। जैसे इसका नाम है आवृतबीजी। आवृत मीन्स होता है आवरण, और बीजी मतलब बीज, आवरण और बीज। तो बीज के ऊपर आवरण, तो आपके आसपास जितने भी पौधे आप देखे होंगे उसके बीज के ऊपर एक आवरण होता है। उस आवरण को बोलते हैं फ्रूट या फल। अधिकतर पौधों देखे होंगे कि अधिकतर पौधों में बीज के ऊपर एक फ्रूट का आवरण होता है। तो ये फल जो है एक जिस पौधों में होता है, एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं आवृतबीजी पौधे। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें ये फल नहीं पाए जाते, बीज ओपन होते हैं, कुछ बीज बनाते नहीं हैं। तो पौधों का बहुत सारा समूह ऐसा है जो बीज बनाता है और बीज के ऊपर आवरण होता है। बहुत ऐसे समूह भी हैं जो बीज बनाते ही नहीं हैं और बीज पे आवरण भी नहीं होता। बीज बनाते नहीं तो आवरण नहीं होता। बहुत ऐसे समूह हैं जिसपे बिना आवरण के बीज रहते हैं, उसे बोलते हैं अनावृतबीजी। और उसके अलावा दूसरे पौधे हैं जो दूसरे तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बीज एक प्रजनन का संरचना है जो पौधों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। तो आवृतबीजी जिसके ऊपर बीज के ऊपर आवरण है और वो आवरण है फल। एक तो ये हो गया, उस समूह को बोलते हैं आवृतबीजी पौधे। और त्रिगुणित क्या होता है, जैसे आप सभी जीवों में एक अनुवांशिक मटेरियल होता है, उसके न्यूक्लियस में, उसके केंद्रक में। किसी भी जीव की विशेषता होती है कि सभी जीव एक इससे बने होते हैं, कोशिकाओं से। तो कोशिकाओं से बने होते हैं, तो कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस है, सभी जानते हैं न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लिक मटेरियल है। और न्यूक्लिक मटेरियल, न्यूक्लियस स्पेशलाइज्ड है कि इस पूरे सेल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने वाला मटेरियल है। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है। इसको आप ऐसे समझते हैं कि ऐसा मटेरियल जो पूरे सेल पे कंट्रोल करता है। और जेनेटिक उसे कहते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र भी होता है। अगर इस सेल को डिवाइड होना है, अगर एक सेल से दूसरा सेल बनना है, तो ये न्यूक्लियस में जो मटेरियल है वही इस सेल में आएगा। अब ये इसके चारों ओर जो मटेरियल है वो अगेन बन जाएगा, लेकिन ये मटेरियल जैसा इसमें है वैसा ही इसमें ट्रांसफ़र होगा। अब वो ट्रांसफ़र होने के लिए जब भी सेल डिवाइड करती है तो ये जितना मटेरियल है एक ऐसी संरचना फॉर्म करता है जिसको ट्रांसफ़र होने में सहायता मिले, एक सेल से दूसरे सेल में जाने में सहायता मिले। तो उस संरचना को बोलते हैं क्रोमोसोम। अब वो कलर्ड होता है, इसीलिए उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम की एक विशेषता है कि वो सारे जीवों में एक स्पेसिफिक नंबर में अपीयर होता है एट द टाइम ऑफ डिवीजन। जब वो ट्रांसफ़र होने के करीब होता है तो सारा न्यूक्लियस मटेरियल एक संरचना में इकट्ठा हो जाता है, और वो इकट्ठा होना एक नंबर में इकट्ठा होता है।
और स्पेसिफिक होता है। जैसे ह्यूमन में 46, जब भी सेल डिवाइड होगी तो सारा ये मटेरियल 46 नंबर में कलेक्ट हो जाएगा। अब सभी, जैसे अब मान लो मटन में 14 ही अपीयर होंगे एट द टाइम जब सेल डिवाइड होगी तो 14 क्रोमोसोम अपीयर होंगे। उसी तरह सारे जीवों में अलग अलग नंबर के अपीयरेंस है अब दूसरी बात कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में ही रहते हैं। जैसे 46 तो 23 पेयर्स, ह्यूमन में इस तरह से 23 पेयर्स। तो अगर ह्यूमन का एग्जाम्पल लें तो इसमें 46 है, 23 पेयर्स है। अब 46 का अब यहाँ पे लिखा है जैसे कि आवृत बीजी पौधों में कौन सी संरचना त्रिगुणित। अब क्रोमोसोम का पेयर एक होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और तीसरा होता है ट्रिप्लॉइड। अगर क्रोमोसोम 23 है ह्यूमन का अगर बात करें तो ये हो गया हैप्लॉइड, 46 है तो डिप्लॉइड हो गया। अगर फिर इसमें 23 जुड़ गया तो ये ट्रिप्लॉइड हो गया। तो अगर क्रोमोसोम एक पेयर नहीं है, एक ही है, तो उसे हैप्लॉइड बोलेंगे। डबल पेयर आ गया तो डिप्लॉइड हो गया। उसमें ट्रिपल पेयर आ गया तो हो गया ट्रिप्लॉइड। अगर सपोज दैट किसी जीव में, जैसे आप देखें कि आप उसमें देखिए मटर के पौधे में, मटर के पौधे में 14 क्रोमोसोम होते हैं। ये 7 अगर रहेगा हैप्लॉइड हो गया, 14 हो गए तो डिप्लॉइड हो गया, और 21 हो गया तो ये डिप्लॉइड हो गया, मतलब त्रिगुणित हो गया। अधिकतर जो जीवों में है वो डिप्लॉइड हैप्लॉइड चलता रहता है, क्योंकि सारे जीवों में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स है, 46 ही होता है सारे जीवों में। तो जैसे ह्यूमन में 46 है तो हमेशा सभी सेल में उस 46 नंबर का ही क्रोमोसोम रहेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि वो हाफ हो जाता है। जैसे जो भी गैमिट्स हैं, गैमिट्स में जैसे अभी हम लोग गैमिट्स जैसे एग है, एग में क्योंकि उसको फ्यूज करना है तो एग में क्या होगा 23 हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। उसके अलावा सारी सेल में डिप्लॉइड है। लेकिन पौधों में क्या होता है, ये कह रहा है पौधों में तो ट्रिप्लॉइड 21। कौन सी ऐसी सेल है जिसमें 21 है? तो पौधों की एक विशेषता होती है जिसमें 21 क्रोमोसोम होता है, त्रिगुणित है। तो मूलांकुर, बीजपत्र, परागपुर, ये सब ग्रुप ऑफ सेल हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो पौधों में पाई जाती हैं। लेकिन आवृत बीजी पौधों के एक और विशेषता होती है कि उसमें भ्रूण पोष पाए जाते हैं। अब भ्रूण किसे कहते हैं? भ्रूण मतलब एम्ब्रियो। भ्रूण एक ऐसा संरचना जो जिससे पूरा पौधा डेवलप हो जाए, एक ऐसी संरचना जिससे पूरा पौधे बनाने की क्षमता रखता हो, उसे कहते हैं भ्रूण। और इसमें लिखा हुआ है भ्रूण कोष। तो ऐसी संरचना जो भ्रूण को पोषक देता हो। अब बीजपत्र, परागपुर, मूलांकुर, ये सारी चीजें डिप्लॉइड होती है। केवल गैमिट्स ही हैप्लॉइड होता है। सभी जीव जगत में गैमिट्स हैप्लॉइड होता है और कोई हैप्लॉइड नहीं होता। उसके अलावा और जो सेल बच गई शरीर की वो डिप्लॉइड होती है। अब भ्रूण कोष एक है ऐसा
जो ट्रिप्लॉइड होता है पौधों में, किसमें? केवल आवृत बीजी पौधों में, और किसी में नहीं। और दूसरे मान लो कि दूसरे अनावृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष हेप्लॉइड होता है, इसमें भ्रूणपोष पाया जाता है लेकिन हेप्लॉइड होता है। अनावृत बीजी पौधों में, जिसमें बीज के ऊपर आवरण ना हो, तो वो भी एक ग्रुप है। जैसे आवृत बीजी पौधों का ग्रुप है, उसी तरह अनावृत बीजी पौधों का भी एक ग्रुप है। तो भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड, क्रोमोसोम का नंबर जो है तिगुना होता है। जैसे मटर का 7 हेप्लॉइड हो गया नंबर, 14 डिप्लॉइड हो गया और 21 ट्रिप्लॉइड हो गया। तो ये डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और हेप्लॉइड एक क्रोमोसोम जो सेल में पाए जाते हैं, अगर उनका नंबर जो फिक्स होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करती है। और क्रोमोसोम इसीलिए फॉर्म होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचा दें इंटैक्ट, मतलब उसमें कोई चेंज ना हो, क्योंकि चेंज हो जाएगा उसके जेनेटिक मटेरियल में फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जो जेनेटिक मटेरियल मतलब जो वो कंट्रोल कर रहा है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है कि कैसे क्या होना है, किस कलर का फ्लावर बनना है, कौन सा सीड बनना है, तो सारी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो उसमें अगर इधर से उधर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो इंटैक्ट, तो उस समय ये रॉड शेप कलर्ड बॉडी फॉर्म होती है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और उस कलर रॉड शेप बॉडी को बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की दूसरी विशेषता ये है कि सारे ऑर्गेनिज्म में, स्पीसीज में, जैसे ह्यूमन में, बंदर में, मछली में, चींटी में, उसका नंबर अलग अलग अपीयर होता है जब वो सेल डिवाइड करती है। जैसे ह्यूमन में अगर सेल डिवाइड करेगी तो 46 क्रोमोसोम अपीयर होंगे इनसाइड सेल। मटर के पौधों में, मटर का पौधा अगर बढ़ रहा है तो उसकी सेल डिवाइड कर रही है, तो उसमें 14 क्रोमोसोम अपीयर होंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। इसी तरह सारे में, जैसे किसी में 17 है, किसी में, अब वो अधिकतर नंबर उसका डबल हो जाए, तो किसी में 16 है, किसी में 18 है, इवन ही रहेगा। ये तो इसका 9 हो गया, हेप्लॉइड 9 हो गया, डिप्लॉइड 18 हो गया और ट्रिप्लॉइड 27 हो गया। तो भ्रूणपोष हमेशा ट्रिप्लॉइड होता है आवृत बीजी में, क्रोमोसोम का नंबर उसमें तिगुना होता है। तो ये हो गया, एक क्वेश्चन आया था कि भी जो रिसेंटली टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, कि आवृत बीजी पौधों में भ्रूण कौन सा संरचना है जो त्रिगुणित होती है। तो आप समझ गए होंगे कि हेप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड होता क्या है। क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड करता है। गुलामपुर बीजवत पासपुर, उसका भ्रूणपोष, इसका ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो पिछली बार एक में आया था कि दूसरा क्वेश्चन है कि अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्षी श्वसन उत्पाद होता है। अब ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल, मैलिक एसिड, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल, तीसरा है मैलिक एसिड और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो अनाक्षी श्वसन
को पहले हम लोग देख लेते हैं कि श्वसन होता क्या है। श्वसन एक जैविक क्रिया है जो सारे जीवों के कोशिकाओं में होती है, जो एनर्जी रिलीज करती है। एनर्जी रिलीज करने वाली, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है। तो ग्लूकोज का, जैसे ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है, तो ये CO2 और H2O और प्लस एनर्जी, ये श्वसन का एक रिएक्शन है जिसमें इसमें कह रहा है कि अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनसाइड द सेल, सभी सेल के जीवों के सेल में होता है ये। बिकॉज एनर्जी सबको चाहिए, जीने के लिए एनर्जी चाहिए, विदाउट एनर्जी के कौन सर्वाइव करेगा इस अर्थ पे। तो ये तो एक श्वसन की रिएक्शन है जो सभी जीवों में होता है। श्वसन दो प्रकार के होता है, एक है आक्षी श्वसन और एक है अनाक्षी श्वसन। तो इसमें पूछा गया अनाक्षी श्वसन, तो जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, श्वसन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड सेल विथ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, इसे कहते हैं आक्षी श्वसन। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यूजुअली 99% जीवों में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यही तरीका है। 99 मतलब जितना श्वसन होता है उसका 99% एनर्जी कोशिकाएं इसी तरह लेती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी, अपवाद भी है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है। कुछ सेल की क्वालिटी है ऐसी, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही फिर ये ब्रेक होता है। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसे कहते हैं अनाक्षी श्वसन। कुछ ऐसी सेल है जैसे ईस्ट है, कवक, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। जब ऑक्सीजन अवेलेबल है नहीं, विदाउट ऑक्सीजन के उसे ब्रेक कर रहा है, तो वहां पे बनता है एथिल अल्कोहल, और प्लस CO2 और प्लस एनर्जी, बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एक तरीका है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। ग्लूकोज को कुछ सेल ऐसी हैं जो विदाउट ऑक्सीजन के ब्रेक करती है और एथिल अल्कोहल प्रोड्यूस करती है। तो अनाक्षी श्वसन का एथिल अल्कोहल अंतिम उत्पाद होता है। तो श्वसन के दो तरीके हैं, एक तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दूसरा तरीका है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो इसमें ऑप्शन दो सही होगा, ग्लूकोज का भी होगा नहीं, ग्लूकोज का प्राइमरी प्रोडक्ट है, मैलिक एसिड होगा ही नहीं, हो तो मैलिक एसिड शायद एप्पल ओपल में पाया जाता है, इसमें से कोई नहीं, एथिल अल्कोहल ऑप्शन सही है। अगर वैसे पूछा जाए कि आक्षी श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, क्योंकि श्वसन हम लोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो इसका ऑप्शन यही सही है, एथिल अल्कोहल। श्वसन से संबंधित एक क्वेश्चन जो अनाक्षी श्वसन से था, कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हैं। जो एक क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक किस टाइप के जड़ों में उपस्थित होते हैं? तो जो भी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें उसके जड़ों में उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम। ये सभी उसी में उपस्थित होते हैं और नाइट्रोजन को, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को
ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से कंबाइन कर देते हैं और उस कंबाइन प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसमें दलहन में सब लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये? तो इसमें ऑप्शन दिया है हिमालय, सुंदरबन, रेगिस्तान और वर्षा वन। हिमालय, सुंदरबन, रेगिस्तान और वर्षा वन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैंग्रोव है क्या। मैंग्रोव एक ऐसा पौधा है जो स्पेशली पाया जाता है दलदल में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू वाली मिट्टी हो, पानी भी हो, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ना हो। जैसे सपोज दैट जहाँ पे दलदली है, जहाँ पे नदियाँ समुद्र से मिलती है, तो वहाँ पे बहुत ऐसे तरह का सॉइल बन जाता है। उस सॉइल में ऑक्सीजन की कमी रहती है। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी वाली मिट्टी है, तो वहाँ पे पौधे एक स्पेशलाइज तरीके से ऑक्सीजन अपनी जड़ों में लेते हैं, क्योंकि जड़ों के लिए भी तो ऑक्सीजन जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव भी नहीं करेंगे। तो जड़ों के लिए और सभी जो भी पौधे हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑक्सीजन एक्सचेंज के तरीके अलग हैं। तो जो मैंग्रोव है, ये ग्रुप ऑफ प्लांट हैं जो पाए जाते हैं यहाँ पे ज़्यादातर बालू, और ये इनकी जड़ों में रूट ऐसे है, लेकिन इसकी जड़ों इसे ऊपर यहाँ से निकली रहती है। इसे बोलते हैं निमेटोफोर। रिस्पिरेटरी रूट्स इसमें पाई जाती है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है, वहाँ पे मैंग्रोव इस टाइप के पौधे पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन लेने के लिए अब स्पेशल टेक्निक अप्लाई करते हैं। स्पेशल टेक्निक, क्योंकि उसकी सॉइल में, क्योंकि बालू वाली मिट्टी है, उसकी सॉइल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो ये जड़ जो है यहाँ ऊपर इन्वायरमेंट की तरफ खुली हवा में बाहर निकले रहते हैं और बाहर से ऑक्सीजन लेके फिर दूसरे जगह ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, जिससे ये पौधे और बड़े होते हैं। तो मैंग्रोव इस टाइप के पौधे हैं जो यहाँ पे सॉइल में ऑक्सीजन की कमी होती है और वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अपने दूसरे रेस्पिरेटरी रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सुंदरबन की डेल्टा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इस टाइप के पौधे पाए जाते हैं। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।